हर एक इंसान जो होता है उसके दिल में कहीं ना कहीं एक आवाज़ अंदर से आती है कि पता नहीं यार मुझे अटैक तो नहीं आ रहा है। अटैक जो है क्यों आता है और किस वजह से आता है? हार्ट का हम लोग सोचेंगे, एक कमरे की तरह सोचेंगे, उसकी कल्पना करेंगे। सर कहीं ऐसा पहले महसूस नहीं होता है कि एक पता नहीं चलता कि अरे यार अटैक आने वाला है? हर एक को आती है और वो शायद इग्नोर कर देते हैं, लोग समझ नहीं पाते कभी कभी। तो मेरे शरीर में अगर 2 स्टेंट डाली है हार्ट में, तो उसका लाइफ कुछ है ऐसा कि 5 साल 10 साल 20 साल ऐसा कुछ? 6 महीने के बाद अगर कोई स्टेंट अच्छा रहा तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। बाईपास कब करते हैं आप? ऐसी जगह पे जहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते हैं तो उस समय बाईपास सर्जरी होती है। कभी कभी आपका भी मन करता होगा कि चलो पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, तो ऐसे खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे ऐसे डॉक्टर बन गए अभी, तो सर ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है कि हम दोस्तों के साथ बैठे हैं और अचानक लगा कि अरे यार इसकी हालत बेकार है, गंभीर हो रही है, हो सकता है कि इसको अटैक आ रहा है, तो ऐसे वक्त में क्या किया जाए? हेलो नमस्कार करता हूं देवी और सज्जनों, मैं हूं शशिकांत पिडवाल और आज हॉट सीट पर हमने बुलाया है एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट। देवी और सज्जनों, हर एक इंसान जो होता है उसके दिल में कहीं ना कहीं एक आवाज़ अंदर से आती है कि पता नहीं यार मुझे अटैक तो नहीं आ रहा है। जब भी कभी हमारे दोस्त या हमारे रिश्तेदार में कभी ऐसी घटना हो जाती है तो हमें भी डर जो है वो ऊपर आ जाता है और हमें लगता है कि हमें भी अटैक आ रहा है, हमारी चेस्ट में पेन हो रहा है। तो देवी और सज्जनों, ऐसे कई सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब लेकर आज हमारे सामने आए हैं मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट मिस्टर जगदीश जी हिरेमठ। मेरे सामने हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हर इंसान चाहता है कि सर आपके पास कभी ना आए, लेकिन वही चाहता हूं। जी। लेकिन सर कभी कभी ऐसा हो जाता है जब पेन होता है तो सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट की याद आती है और हम सर्च करते हैं कि सबसे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और नियर बाय कौन है। ये सही है? ट्रू। सर मुझे एक बात बताइए, अटैक जो है क्यों आता है और किस वजह से आता है? हार्ट का हम लोग सोचेंगे, एक कमरे की तरह सोचेंगे, उसकी कल्पना करेंगे जी। एक कमरे को जैसे दीवारें हैं वैसे हार्ट का मसल रहता है जो पंपिंग करता है। ओके। एक कमरे में दरवाजे खिड़कियां हैं, वैसे हार्ट में वाल्व्स रहते हैं। ओके। ये कमरे में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वैसे हार्ट में भी एक बैटरी है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। और फाइनली इसमें एक प्लम्बिंग सिस्टम है जिससे पानी आता है। सेम प्लम्बिंग सिस्टम हार्ट की भी रहती है। एक अलग नज़रिए से देखेंगे तो बैंक में कैशियर है, कैश लेता है, कैश देता है, लेकिन उसको पगार अलग से मिलनी चाहिए वो काम करने के लिए। जी। उसी तरह हार्ट के अंदर ब्लड आता है और वो पंप होके पूरा बॉडी में जाता है। जी। लेकिन वो काम अव्याहत करने के लिए अच्छा। हार्ट को खुद को खून की ज़रूरत रहती है। अच्छा। और वो खून देने वाली नसें जो है, आर्टरीज है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ओके। वो है हार्ट की प्लम्बिंग सिस्टम। ओके। और अगर प्लम्बिंग सिस्टम में कुछ गांठ हो जाए, क्लॉट हो जाए, तो फिर वो एरिया हार्ट का जो है वो डैमेज हो जाता है, उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। ओके। सो क्यों होती है वो क्लॉट, उसके तो कारण सबको मालूम है। तो हम बाद में बातें करेंगे, उसमें आएंगे जो कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है। बट हार्ट अटैक ये ऐसी चीज़ है कि हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई देने वाली नसों में क्लॉट तैयार होगी। ओके। और वो पोर्शन हार्ट का डैमेज हो गया। जी। अगर एक छोटी नस में हो गया तो माइनर अटैक आता है। ओके। कुछ बड़ी नस में आ गया तो मेजर अटैक, शायद हॉस्पिटल में पहुंच भी नहीं पाते लोग। अच्छा सर, हमने पढ़ा था कि एक मशहूर डॉक्टर थे और वो गाड़ी चला रहे थे और अटैक आ गया था, डॉक्टर मांडके करके थे। तो सर कहीं ऐसा पहले महसूस नहीं होता है कि एक पता नहीं चलता कि अरे यार अटैक आने वाला है? जरूर पता चलता है। कुदरत हमेशा वार्निंग देते हाँ, रहती है। यस। मैं वही चाहता हूँ कि वार्निंग आती है या नहीं है? जरूर आती है, हर एक को आती है और वो शायद इग्नोर कर देते हैं, लोग समझ नहीं पाते कभी कभी। अभी डॉक्टर मांडके साहब को तो समझा ही होगा कि खुद को हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन उन्होंने ड्राइव करना पसंद किया दूसरी जगह तक, वो अलग बात है जी। लेकिन अगर किसी भी क्रिया करने के बाद अगर आपको चेस्ट में कोई भी सिम्टम आती है, मतलब परेशानी है, कोई दर्द है या सांस फूलने लगी है, तो ये हार्ट की हो सकती है, ये हमें मालूम चाहिए। अच्छा। लेकिन ये समझो
30 उम्र के बाद में सोचेंगे हम लोग। जो एडल्ट्स हैं जी, कोई भी सीढ़ी चढ़ के गए, कुछ एक्सरसाइज किए, कुछ वॉक किए, उसके बाद में बीच में छाती के सेंटर में आपको कुछ परेशानी हुई, दर्द हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई, और ये जो परेशानी है वो जॉ में गई या फिर दोनों बाहों में गई, लेफ्ट हैंड में गई, तो ये भी अंजाइना की लक्षण रहते हैं। मतलब हार्ट की निशानी है कि वो कोरोनरी आर्टरी में एटलीस्ट पार्शियल 75-80% ब्लॉक तैयार हो चुका है। सर जॉ में क्या होता है, मतलब एक्चुअली क्या होता है इसे? दर्द होता है। दर्द होता है, और जैसे ही वो क्रिया रुक जाती है तो वो दर्द चला जाता है। अच्छा, तो ये तो बहुत पक्का निशानी है कि एक्सरसाइज या किसी क्रिया के बाद कुछ हुआ, हाँ, और आप बैठे और वो चला गया, तो 100% वो हार्ट के होता है। तो जैसे ही कुछ होता है तो हम डॉक्टर साहब एक स्टेंट डालते हैं। तो सर इसका जो लाइफ होता है स्टेंट डालने के बाद, मान लो अभी मेरे शरीर में अगर 2 स्टेंट डाली है हार्ट में, तो उसका लाइफ कुछ है ऐसा कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसा कुछ? उसको हम गारंटी कहते हैं। जी हाँ, गारंटी। जी, मतलब हर जो अच्छे स्टेंट अभी हैं सब अच्छे ही रहते हैं आजकल, पूरे दुनिया में वही स्टेंट्स है, कुछ अलग से स्टेंट्स नहीं है जी। और भारत सरकार ने 2016 के बाद उसको कैप लगाया है, मतलब हर स्टेंट 40,000 का ही आता है, कितना भी वो एक्सपेंसिव स्टेंट हो। तो 40,000 के ऊपर कोई नहीं है? हाँ, एक स्टेंट की कॉस्ट उतनी रहती है। ओके। तो वो जो सबसे अच्छे स्टेंट है आपको ऑलमोस्ट 97% गारंटी देते हैं। इसका मतलब उस प्रकार के 100 स्टेंट अगर हम प्लेस करेंगे तो 97 स्टेंट लाइफ लॉन्ग चलेंगे, और 3 स्टेंट को पहला 6 महीने में ही तकलीफ होगा। अच्छा, मतलब वो उसका लंबा चलने का जो असर है वो 6 महीने के बाद अगर कोई स्टेंट अच्छा रहा तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। और कुछ कम पावर के स्टेंट है समझो थोड़ा, तो वो 92-93% गारंटी। अच्छा, लेकिन फिर भी 90% के ऊपर है? यस। अच्छा। सर ये हार्ट सर्जरी जो होती है, हम बोलते हैं कि बाईपास किया हुआ है, तो ये बाईपास कब करते हैं आप? जब भी ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा, और एंजियोप्लास्टी के अवाके के बाहर है, स्कोप के बाहर है, ओके, ऐसा लगता है कि स्टेंट से होने वाला नहीं है काम। अच्छा, ऐसी जगह पे जहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते हैं, तो उस समय बाईपास सर्जरी होती है। तो अगर कोई सौम्य बीमारी है तो दवाई गोली से चलाते हैं। ओके। मीडियम रेंज है तो एंजियोप्लास्टी हो जाती है, स्टेंट डालते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा तीव्र बीमारी है तो हम उसको बाईपास सर्जरी कराते हैं। तो बाईपास के बाद क्या लगता है कि भाई कितना लाइफ होता है इंसान का, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? हाँ, जहाँ से शुरू हुए उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर सक्सेसफुल बाईपास सर्जरी हो गई जी, और हार्ट का पंपिंग अच्छा हो, ओके, तो 15-20 साल तक तो जरूर चल सकते हैं। अच्छा, तो 20 साल के बाद फिर उसने क्या करना चाहिए? वहाँ फिर से ब्लॉक तैयार हो सकते हैं, या फिर हार्ट वीक हो सकता है। ओके, क्योंकि ये ब्लॉक तैयार होने की जो बीमारी है एथेरोस्क्लेरोसिस, वो एक बॉडी का टेंडेंसी रहता है। जैसे किसी के बाल सफेद होना शुरू हुए तो होते जाते हैं वो बाल सफेद। जी। उसी तरह एक बार अगर ब्लॉक तैयार हो गए तो उस शरीर में एथेरोस्क्लेरोसिस होने की टेंडेंसी है। अच्छा, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हो, ब्लड प्रेशर की वजह से हो, टोबैको की वजह से हो जी, कुछ भी उसके रिस्क फैक्टर्स हो, लेकिन वो शरीर में वो टेंडेंसी है। और ये बाईपास या एंजियोप्लास्टी एक आग को बुझाते हैं। अच्छा, मतलब हार्ट अटैक आना की संभावना को दूर कर देते हैं। लेकिन टेंडेंसी को दूर करने के लिए हमको लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहिए, शुगर कंट्रोल करना चाहिए। सो वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट अलग है। अच्छा, ओके। जो आग लगी है उसको बुझाओ एंजियोप्लास्टी बाईपास करके, लेकिन वो प्रिवेंशन जो है आगे वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको लंबी उम्र देता है। अच्छा, ओके। सर मुझे एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि जो रूटीन जो होता है हमारा उसका ध्यान रखना चाहिए, तो सर कभी कभी आपका भी मन करता होगा कि चलो पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, तो ऐसे खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। एक्चुअली डाइट जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो 100% डाइट रिलेटेड रहते नहीं हैं। ओके। जैसे मैं सोचता हूँ कि हम दिन में 3 बार खाते हैं एवरेज जी, तो एक महीने में 100 बार खाते हैं जी, सही बात है। तो उस 100 में से अगर 90 टाइम अगर हम शरीर के लिए खाएं जी, और 10 टाइम अगर हम जीवन के लिए या फिर इंडल्ज करें तो वो पॉसिबल है। अच्छा, ओके। और जो एडल्ट्स है, जो उनको कोई बीमारी है, उन्होंने और सख्त स्ट्रिक्ट रहना चाहिए जी। और जो यूथ है वो शायद 80-20 रूल फॉलो करें। जैसे 80-20 रूल कहते हैं, आनंद का भी वही रेशो है।
जी। तो वो इंडल्ज करने का 20 टाइम्स इन अ मंथ, ये बहुत बड़ा इंडल्जेंस है। बट ऐसा करके आप अपने मन को स्वस्थ रखते हैं। अगर बहुत सख्त डाइटिंग किए तो मन कुछ दिन के बाद थक जाता है, बिल्कुल बोलता है थक कि नो जाता है। ये करूँ वो करूँ। हम्म। तो उसको एक बैलेंस करने के लिए ये जी। 80-20 यूथ के लिए, और जी। एडल्ट ज़्यादा जो कुछ बीमारी है हम्म। उनको 90-20 90-10 ऐसा रेशो फॉलो करना चाहिए। सर अभी जो नई जो पीढ़ी है, हम देखते हैं कि जो नव युवा है तो ज़्यादातर आईटी में जो लोग काम करते हैं तो ज़्यादातर वो घर पे नहीं बनाते हैं। हम देखते हैं अभी हम जहाँ भी रहते हैं तो हमारे फ्लैट के पास आसपास में जितने भी लोग हैं तो फ्राइडे सैटरडे संडे तो 100% बाहर का ही आता है, और वीक डे में भी वो कई बार बाहर से मंगवाते हैं। तो ये सर कितना सही है? नहीं सही है वो, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि उनके लिए 80-20 रूल है। जी। मतलब महीने में 20 टाइम्स वो इधर उधर खा सकते जी। हैं, अच्छा। या फिर अमेरिकन टाइम में काम करते हैं और रात हाँ, को हाँ। 3 बजे उठ के वड़ा जी, पाव जी, खाते जी। हैं। वो तो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। उनको भी मालूम है। जी। लेकिन उस समय वो मन की अवस्था ऐसी रहती है, करियर का कुछ रहता है वो, तो वही है ना बैलेंस। फाइनली इसी को कहते हैं कि वो समझ लेना जी। और उसके हिसाब से उसको अमल में लाना। जी। तो उनके लिए भी यही है कि ऐसा नहीं कि कुछ घर में ही बनाएं, जी। लेकिन कुछ सिंपल चीज़ें रहती है, दाल चावल सब्जी होती है, राइस, ये सब चीज़ें एक्चुअली आर गुड फॉर द बॉडी। अच्छा। और ओके। बाकी जो चीज़ें हैं पिज़्ज़ा बर्गर वे गुड फॉर द टंग। ओ, तो हम सोचना चाहिए बॉडी के लिए अच्छा है या टंग टंग के के लिए लिए अच्छा है, ये बात सही। सर अभी एक बात बोलता हूँ, अभी जो नव युवा है तो कई बार ऐसे कहा जाता है कि रेड वाइन जो होती है वो हार्ट के लिए बड़ी अच्छी होती है, ऐसे कहते हैं। मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सर्टिफाइड करें कि रेड वाइन अच्छी होती है या नहीं। एक्चुअली अल्कोहल या दारू ये सेहत के लिए बुरी होती है। पहला स्टेटमेंट तो वही है। ओके। अगर आप लिमिटेड अमाउंट में लो तो हार्ट को वो अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब ओके। उसका बुरा असर नहीं होगा। ठीक है। ज़्यादा आप लेंगे, अगर हर रोज़ लेंगे या इसका ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो हार्ट के ऊपर असर होता है और हार्ट बहुत वीक हो जाता है। उसको हम कार्डियो मायोपैथी ऐसे एक बीमारी हो जाती है, अल्कोहल रिलेटेड हार्ट की बीमारी। ओके। तो वो छोड़ देंगे। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मॉडरेशन में क्या है। जी। 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 तो मॉडरेशन में ये है कि बुरा असर नहीं होगा, जी। लेकिन रेड वाइन पीने से हार्ट अच्छा होता है या कुछ और चीज़ें अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। फ्लेवेनॉइड्स कहते हैं कि वो रेड फाइनली वो ग्रेप्स रहते हैं, जी, तो जी, उसका असर जो होगा वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसके ब्लॉक्स चले जाएंगे या ब्लॉक्स होंगे नहीं, या फिर रेड वाइन रेकमेंड करो वो पीते रहो, ऐसा नहीं है। अच्छा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अल्कोहल नहीं पीना अच्छा है। चाहिए। ओके। अगर पीते हैं लोग तो कोई भी मॉडरेशन में ड्रिंक लो, रेड वाइन हो या विस्की विदाउट एनी एडिशन हो। जी। से कॉकटेल्स में शायद काफ़ी सारा मीठा आ जाता है, जी। 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 तो वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। सो प्योर ड्रिंक्स चलेंगे, लेकिन वो दैट इज अबाउट 90 ml पर वीक, इतना तक मैक्सिमम हार्ट स्पिरिट तक ले सकते हैं। अच्छा सर, अभी काफ़ी जो नवयुवक है या फिर ये कोको कोला है, ये जो ड्रिंक पीते हैं इस तरह से, तो ये किस तरह से हार्म करता है हमारे हार्ट को? बिल्कुल हार्म करता है, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा कि ऑलमोस्ट 1 कोक कैन वुड मीन कई सारे शुगर के उसमें 15-16 चम्मच बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो एक्चुअली हमें कोई पूछते हैं कि स्मोकिंग बुरा है या शक्कर, तो मैं कहता हूँ शक्कर। क्या बात है? हाँ, इतना बुरा है शक्कर। एक्चुअली इंडियन सब्जेक्ट्स के लिए तो बहुत ही खराब है शक्कर, क्योंकि अगर शक्कर हम ज़्यादा खाएंगे मात्रा में, जी जी, तो उसका कन्वर्शन फाइनली कोलेस्ट्रॉल में होता है। कोलेस्ट्रॉल में होता है। बॉडी में शक्कर स्टोर नहीं हो सकते, सो उसको कन्वर्शन होता है फैट में या कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, ओके। सो शक्कर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमें लगती है उससे भी ज़्यादा आवाज़ रहता है और टोबैको का रहता है, दारू का रहता है, बट शक्कर ये बहुत बड़ा व्यसन है मैं समझता हूँ, और उससे दूर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए देवर सज्जनों, शुगर जो है भाई साहब, इससे आप दूर रहिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि शुगर जो है ये बहुत ही घातक है, ये सिगरेट से भी ज़्यादा घातक है। सर मैं पूछना चाहता हूँ, अभी सोशल मीडिया के अंदर कई सारे डॉक्टर आ जाते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं उनकी, लेकिन वो पता नहीं कहीं से पढ़ के आते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए होम्योपैथिक हो, एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, लेकिन उसके अंदर कोई डिग्री हो तो वो बोले तो बात अलग है, लेकिन
मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे ऐसे डॉक्टर बन गए अभी, तो वो बोलते हैं कि सुबह सुबह उठना चाहिए, लहसुन खाना चाहिए, अदरक खानी चाहिए, तो उससे जो है हमारे शरीर में जो है वो अटैक की बीमारी नहीं आती है। तो सर ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा। ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं है अच्छा, ओके। जिससे दिखा गया है कि वो अदरक खाओ या फिर लहसुन खाओ। अच्छा। लहसुन के ऊपर बहुत थोड़ा जो रिसर्च है वो ट्राइग्लिसराइड करके एक ब्लड का फैट रहता है, वो लहसुन खाने से कम होता है। कम होता है, अच्छा अच्छा। तो 60 ग्राम लहसुन खाने से वो कम होता है। 60 ग्राम लहसुन अगर हर रोज खाएंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड कम होगा और आपके फ्रेंड्स भी कम हो जाएंगे जी इतना वो ज़्यादा हो जी जाएगा जी जी बहुत। बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ठीक है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जी जी। लहसुन है, अदरक है, वो शरीर के लिए अच्छे हैं, लेकिन बीमारी के लिए अच्छे नहीं है। सर कई बार कहा जाता है कि अटैक अगर आ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि अटैक आ गया, तो मुंह के अंदर आप अदरक रखिए और उसको चबा चबा के खा जाइए, तो ये काफ़ी हद तक सही है या गलत है? नो 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 रिसर्च, इसका कुछ ये साइंस नहीं है। साइंस नहीं है? नहीं। ओके। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं एलोपैथी में बहुत एविडेंस बेस ऐसे चलता है। जी इसका मतलब है अगर हम सिंपल एक वाक्य कहेंगे कि क्रोसिन या पैरासीटामोल से सिर दर्द कम हो जाता है, जी तो ये एक स्टेटमेंट के लिए कई हजारों पेशेंट का स्टडी हुआ है पहले, जी। और वो उनको 2-3 साल तक फॉलो अप किया है। और एक ग्रुप को समझो 2000 लोगों को पैरासीटामोल जी। दिया है। 2000 लोग जैसे वैसे ही है जो एज और सेक्स मैच करते हैं, जी ऐसे ग्रुप को भी हेडेक हो रही है, जी। उनको उसको दिखने वाली एक प्लेसिबो टैबलेट देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और डबल ब्लाइंड रहता है, इसका मतलब देने वाले डॉक्टर को भी मालूम नहीं वो प्लेसिबो दे रहे हैं या पैरासीटामोल दे रहे हैं। अच्छा। और लेने वाले आदमी को ही मालूम पता नहीं वो नहीं क्या है। ले रहे जी हैं। और बाद में उनका टोटली अनबायस्ड रिजल्ट निकलता है। जी। उसमें ये था कि एक टैबलेट खाने वालों का सिर दर्द कम हुआ, ये उन खाने वालों को कुछ में कम हुआ, क्योंकि कोई भी दवाई लो आपको हेडेक कम हो सकती है। अच्छा। मतलब वो प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं उसको। ओके। तो ये दोनों में जो अंतर है जी। वो अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सही है तो फिर वो क्रोसिन मार्केट में आ सकती है। जी जी। और उसका उसी में साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी चेक होता है। अच्छा। तो हम इस प्रोसेस को रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल कहते हैं। ओके। और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से जो एलोपैथिक दवाई निकलती है, कोई भी दवाई निकलती है, जी। वो सेफ हो जाती है अच्छा। कंजम्पशन के लिए, और इफेक्ट के लिए और साइड इफेक्ट के लिए, दोनों के लिए वो ठीक है। जी। लेकिन आप जो कह रहे हैं इसमें कोई रिसर्च नहीं है। नहीं, और हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि एनेक्डोट्स डोंट मेक साइंस। ओके। मतलब किसी को एक अनुभूति हुई है कि किसी ने खुदा को देख लिया है, जी जी जी। तो वो त्रिकालावादी सच नहीं हो सकता है। अच्छा। हम सबको वही आना चाहिए, वो जी, जी। अनुभूति होनी चाहिए, जापान में होना चाहिए, चाइना में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये सच बिल्कुल। है। जी वैसे ही ये है कि किसी को एक फायदा हुआ कहीं भी, जी जी। तो हम उसको सच नहीं मानते, साइंस नहीं मानते। सर मुझे एक बात बताइए, ऐसी कोई गोली है कि हर रोज़, अभी मान लो कि अभी मेरी उम्र 56 है, तो 50+ जो लोग हैं वो अगर एक गोली ले लें रोज़ तो उसको अटैक नहीं आएगा, ऐसा कुछ है? ऐसी मेडिकल कोई गोली नहीं है। नहीं है? वो गोली है कॉमन सेंस की या फिर मैं बोलूँ कि डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन की। अच्छा, ओके। और सर मुझे बताइए, मान लो भी अटैक आ जाता है, अब मान लो मेरी परिवार में है या फिर मेरे दोस्तों के साथ है, मैं कॉलेज में है, तो कहीं ना कहीं हम दोस्तों के साथ बैठे हैं और अचानक लगा कि अरे यार इसकी हालत बेकार है, गंभीर हो रही है, हो सकता है कि इसको अटैक आ रहा है, तो ऐसे वक्त में क्या किया जाए? फर्स्ट हम उनको ट्रांसपोर्ट का सोचना चाहिए। ओके, सबसे पहले घर डॉक्टर के में पास क्या लेके जाना कर है। सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ओके। इसके लिए ऐसा सोचना चाहिए कि हम यहाँ कहाँ लेके जाएंगे और कैसे लेके जाएंगे। ओके। एम्बुलेंस को बुला सकते हैं या फिर कार में जा सकते हैं, और ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पे आईसीयू हो, ओके। या कैथ लैब हो, या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो, जी। ऐसे इसमें जाना जरूरी होती है। अगर हम गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल में कोई गए मतलब तो नहीं कुछ है। फायदा नहीं जी, होगा। जी। वैसे ही हमको वो सोच चाहिए। जी। हम सबको मोबाइल फोन में हम एंटर करके रखना चाहिए जी, कि ओके। ये फलाना हॉस्पिटल, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एम्बुलेंस नंबर है, सबको रेडीनेस चाहिए। ओके। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो फर्स्ट थिंग ही कोई एक आदमी उनका ट्रांसपोर्ट का कोशिश करें। और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने उनको 45 डिग्रीज पोजीशन में बिठाना चाहिए। मतलब अच्छा। एकदम फ्लैट नहीं बिठाना ओके, चाहिए, ओके, ओके। या कुर्सी में बिठाना नहीं 90 चाहिए। भी नहीं चाहिए अब? नहीं, थोड़ा रिक्लाइनिंग चाहिए। मतलब ओके। वो रिक्लाइन मतलब ओके। 2-3
एक 30 डिग्री या 45 डिग्री, 30 to 45 या 45 डिग्री? 45 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, ठीक है। मतलब 2-3 पिलो रख के उनको रख सकते हैं या फिर इजी चेयर में बिठा सकते हैं। ओके ओके, पूरा वर्टिकल बैठना नहीं चाहिए और ओके। पूरा फ्लैट सोना नहीं चाहिए। अच्छा, फिर कपड़े थोड़े लूज होने करेंगे चाहिए। और हम लोग वेट करेंगे एम्बुलेंस का या ओके ओके इसका। ओके, इसके बीच में घर में अगर डिस्प्रिन हो, हाँ, जो घर में डिस्प्रिन, रहती ओके, है, डिस्प्रिन तो रहती है, हाँ, यस। इसको बोलते हैं डिस्प्रिन क्योंकि वो डिस्पर्सिबल एस्पिरिन है। अच्छा, ओके, उसका इंग्रेडिएंट है एस्पिरिन और जी। वो पानी में पिघल जाता जी, है, जी, जी, इसके लिए जी। उसको डिस्पर्सिबल बोलते हैं। ओके, तो वो डिस्प्रिन अगर पानी में डिजोल्व करके हम पिए तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट एड्स यू कैन थिंक ओके ऑफ। ओके, यस, तो ओके, वो एक बहुत अच्छा फर्स्ट एड है। ओके, अगर कोई हार्ट के पेशेंट हैं जी। तो उनके पास जो जबान के नीचे रखने वाली एक टैबलेट रहती है अच्छा। इमरजेंसी, वो अगर है तो वो सर भी क्या नाम उसका बोल सकते हैं यहाँ पर? ओके, सॉर्बिट्रेट काफी फेमस है। Feasible- सॉर्बिट्रेट, सॉर्बिट्रेट, हाँ, सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम्स टैबलेट। ओके। जो हार्ट पेशेंट्स है उनको सबके पास उनके रहती है वो। रखनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो भी जबान के नीचे रख सकते हैं। ओके, वो पिघल जाती है और उससे भी काफी रिलीफ मिलता है। मिलता है। अगर एम्बुलेंस आ रही है या फिर हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में और इस व्यक्ति का आंखें अभी नम हो गई है, बदन ठंडा हो रहा है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और धीरे धीरे वो अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। ऐसी अगर परिस्थिति हुई जी, तो उनको जागरूक रखना, उनसे बातें अच्छा, बातें करना उनसे, उनको खांसी कराने को बोलना, उस चीज से उसको अलग करना है भाई। चलो ठीक है, आप नहीं, वो हंसते नहीं, इसके लिए नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर आए उसके लिए ओके। उनको खांसी करवाना है। अच्छा अच्छा, ओके तो ओके, थोड़ा खांसी करते रहे तो ब्लड प्रेशर जी, जो 70 चल रहा है वो 90 तक आ सकता, 90 ओके, तक आ सकता है। ओके ओके, तो ये एक फर्स्ट एड है, काम में आएगा ऐसे नहीं है, याद रहेगा उस समय वो भी मालूम नहीं। ये बात सही है। हमें मालूम चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब होता है तो पता नहीं चलता क्या करना चाहिए। इलाज हमारे साथ होता है, सामने होता है, लेकिन उस वक्त क्या चीज़ याद आती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सर अभी कई बार ऐसा जाता है, मतलब देखते हैं हम कि जो पैर ऊपर करने के बाद कहा जाता है कि भाई पैर ऊपर करने चाहिए उसको, मतलब नीचे लेटा के उसके पैर ऊपर करो ताकि जो ब्लड है वो हार्ट के ऊपर आए। ये सही है? करेक्ट है। मतलब वो पोजीशन में बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि हम लोग अभी निकल रहे हैं, हाँ, तो वो तो कर नहीं सकते, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि बदन ठंडा हो रहा है, आंखें बंद हो रही है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो वो 45 डिग्री को 0 करें, फ्लैट करें और पैर को ऊपर उठाए, तो फिर ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर आ सकता है। जी जी। सर मैं जानकारी जानना चाहता हूँ, बीपी और डायबिटीज, इससे हार्ट के ऊपर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, हम उनको रिस्क फैक्टर्स कहते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स जिससे हार्ट के आर्टरी में ब्लॉक तैयार हो जाता है जी, उसमें से नंबर 1 है डायबिटीज, ओके, वो है हाई ब्लड प्रेशर जी, टोबैको का सेवन किसी भी फॉर्म में, जी, मतलब आप टोबैको अगर चू करते हैं या स्नफ लेते हो जी, या फिर ऑफ कोर्स स्मोकिंग करते हो, और अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ब्लड में ज्यादा हो, जैसे हम शुगर चेक करते हैं वैसे हम कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, उसको हम लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। उसमें LDL कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, जी, वो अगर ज्यादा है आपका 150, 100 होना चाहिए नॉर्मल आदमी का, ओके, अगर 150 है कई सालों से तो फिर उनको वो प्रॉब्लम होती है। सो दीजिए ये सब मेजर रिस्क फैक्टर। तो सर उसको कैसे कम कर सकते हैं हम? डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन। ओके, डाइट एक्सरसाइज से 15-20% कम होता है, ज्यादा नहीं। ओके, तो फाइनली वो मेडिसिन लेना ही पड़ता है, जो स्टैटिन का। जी, बट ये जो सब रिस्क फैक्टर्स हैं, और इस रिस्क फैक्टर की एक करामात ऐसी है कि वो सिर्फ ऐड नहीं होते हैं, अच्छा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द रिस्क। मतलब डायबिटीज है, हाँ, उसको ब्लड प्रेशर, तो रेस्ट टू द पावर 2 रिस्क हो गया जी, वही आदमी स्मोकिंग करता है, रेस्ट टू द पावर 2 हो गया और बढ़ेगा। और हाँ, हाई कोलेस्ट्रॉल तो रेस्ट, मतलब जी, ऐसे चारों अगर है किसी में तो उनका रिस्क ऑलमोस्ट 64 टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू समबडी जिनको नहीं है। अच्छा, नॉर्मल आदमी से लेके। तो ये अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको कंट्रोल करके रखने से ही रिस्क कम हो जाती है। जी सर, मान लो अभी आप इतने सालों से, आप कितने साल हो गए सर आपको इस मतलब 35 साल हो गए, कितने ऑपरेशन हुए हैं सर आज तक? कितने लोगों की जिंदगी बचाई आपने? मैंने 8000 से ज्यादा किए हुए हैं। 8000 प्लस? हाँ, एंजियोप्लास्टीज और एंजियोग्राफी जो कहते हैं, हम लोग एक लैब में काम करते हैं जिसको बोलते हैं कैथ लैब। जी, जहाँ पे हम लोग
सर्जरी नहीं करते, लेकिन नसों में से अंदर जाके हार्ट के अंदर वो करते हैं। जी जी। तो एंजियोग्राफी तो 50,000 से भी ज़्यादा हुए हैं, एंजियोप्लास्टी 8,000 प्लस ऐसे हैं। सर इसको कितना समय लगता है? आधा घंटा, 1 घंटा। अच्छा, और इसका खर्चा कितना आता है सर? 2.5 लाख 3 लाख आज के दिन में। आज के दिन में। ओ सर, मुझे एक बात और पूछनी है। अगर मेरा इनकम नहीं है पूरा जी जी। डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि अभी अभी जस्ट ईसीजी किया है, ईसीजी नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल होने के बाद भी अटैक आता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईसीजी फुल प्रूफ नहीं है। अच्छा, ओके। जिनको अटैक आ गया है हाँ। उनके लिए वो बराबर आएगा, लेकिन जिसको आने वाला है अच्छा, उसमें वो नॉर्मल है। 90% ब्लॉक आपके आर्टरी में है, ईसीजी नॉर्मल आएगा। 100% हो गया तो फिर ईसीजी चेंज होएगा। अच्छा। तो ऐसा हम हमारे लैंग्वेज में कहते हैं कि वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। अच्छा, मतलब पक्का हो गया तो ही आएगा, अदर थोड़ा सा कम है तो नहीं आएगा। इसके लिए जी अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है हाँ। और ईसीजी नॉर्मल आया जी तो उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि ये हार्ट का बीमारी हो सकती है जी, तो आगे के टेस्ट करना जरूरी पड़ता है। तो सर एक बार अटैक आने के बाद अगर ईसीजी करते हैं तो वो ग्राफ में पता चलता है? यस, पता चलता है। ओके। और पुराना भी हो तो भी, तो भी पता कोई चलता है? 10 साल पहले अटैक अच्छा, आ अच्छा। चुका है वो भी ईसीजी में आएगा। ओ गुड। और सर ये जेनेटिक है? मान लो अभी मेरे पिताजी को अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो मुझे भी आ सकता है ये? अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जेनेटिक है डेफिनेटली, ओके। लेकिन किसको हम जेनेटिक्स कहेंगे वो हम सोचेंगे अभी। अच्छा। अगर मेरी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब माँ माँ बाप। बाप या फिर भाई बहन, इनको किसी को 55 उम्र के अंदर अगर हार्ट अटैक आया है, एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास हुई, तो वो फैमिली हाई रिस्क कहते हैं। जी जी जी। इसको ऐसा है कि 70 साल के बैडी को हो गया तो वो नहीं, 55 के अंदर वो रहना चाहिए। जी जी, ओके। और फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई स्मोकर है, हाँ हाँ, तो भी हो सकता है। और नहीं तो उनको हो गया, डैडी को अटैक आ गया, लेकिन वो जीन्स नहीं कैरी कर जी रही जी, वो। ओके ओके ओके। तो जेनेटिक हो सकता है, लेकिन वो बराबर उसका हिस्ट्री लेना पड़ता है वो। जी, ओके। और दूसरा एक ऐसा है कि शादी के टाइम लोग पूछते हैं कि आप में ये है क्या, बहुत सारे सवाल कुछ आपका गोत्र क्या है, हाँ और हाँ ये हाँ, सब। ये पूछा जाता है। लेकिन ये नहीं पूछते कि ऐसा फैमिली हिस्ट्री है क्या, अच्छा, पूछा ही नहीं जा सकता नहीं पूछा हमारी जा सकता। फैमिली इसमें, सोसाइटी में। जी 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 लेकिन अगर मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ जिसमें फैमिली हिस्ट्री है जी, तो मैं हाई रिस्क हूँ। 100%। और मैं ऐसे किसी हाई रिस्क व्यक्ति से कैसे शादी करूँ जी जी। तो मैं हाई रिस्क, वो हाई रिस्क, और हमारे बच्चे हाई रिस्क हो। ओ, लेकिन ये कौन सोचता है ऐसा? कोई सोचता नहीं है। एक्चुअली ये सोचना चाहिए कि मतलब जब भी हम बिल्कुल। लड़का लड़की देखते हैं तो ये बारे करेक्ट। में और थोड़ा ऐसे कहते हैं कि लव मैरिज इज लव इज ब्लाइंड, Yeah. बट उधर भी ये सोच के करना चाहिए अगर शादी करनी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। सर मुझे बताइए कि मान लो कि कोई 15-18 साल का लड़का आपके पास आता है, अगर आपको ये पूछता है कि सर ये मैं भी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो क्या राय देंगे सर आप उस व्यक्ति को? बिल्कुल हर तरीके से कोशिश करना चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर होने का। जी कि अगर आप देखें कोई एक छोटे से गांव में आप जाएंगे जी तो वहाँ पे गाड़ी बंगला ये जो रहते हैं उसमें एक सरपंच रहते हैं, एक वकील रहते हैं, एक डॉक्टर रहते हैं। मतलब जी। कहीं भी हो डॉक्टर एक मीडियम प्लस रेंज का इनकम कमा सकते हैं। जी। लेकिन जो डॉक्टरी में रियल मजा है, जो एक इंसान का आप कुछ दर्द आप कम करते हो, उसका बीमारी ठीक करते हो, ये बहुत सबसे परे है। एक पेशेंट जब भी अच्छा हो जाता है तो उसका जो आनंद है जी। वो नाम पैसा इससे बहुत आगे रहता है। तो इतना सेटिस्फेक्शन रहता है एट द एंड ऑफ द डे। सोते वक्त आपको एक अच्छी फीलिंग रहती है कि आपने किसी को अच्छा किया है, क्या इतने सारे लोग आपको दुआ दे रहे हैं, ये सब अच्छी फीलिंग रहती है। सो डॉक्टर होना ये बहुत परम आनंद की बात है मेरे ख्याल से। और कार्डियोलॉजिस्ट से उससे भी ज़्यादा है जी, क्योंकि वो हमारे पास से इमरजेंसी पेशेंट रहते हैं, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन रहती है, हाई ड्रामा रहता है जी। और हमारे रिजल्ट्स कार्डियोलॉजी के बहुत अच्छे हैं न। जैसे हमें कैंसर के देखेंगे, किडनी के देखेंगे, ब्रेन के देखेंगे, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहते, लेकिन कार्डियोलॉजी में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो जो एक रिवॉर्ड है अच्छा है, वो भी है, इसमें नेम फेम मनी भी है, और मैं कहता हूँ इनकम टैक्स भी पीछे चली जाती है।
डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी भारत की जो आबादी है 140 करोड़ है, कितने डॉक्टर होंगे अपने इंडिया में? अभी हमारा जो रेशो है, जी। एक बेसिक डॉक्टर और हाँ पॉपुलेशन, हाँ, ये रेशो अभी अबाउट 1000 पॉपुलेशन तो एक एक डॉक्टर, डॉक्टर है, ऐसा रेशो ऐसा है आज भी है? और इससे इम्प्रूव होना चाहिए, वो इम्प्रूव होना चाहिए। जी 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 सर, एक बात पूछता हूँ, अभी एक नॉर्मल सा एक किसी व्यक्ति को दोपहर में अटैक आता है, अटैक आने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि यार आपको जो स्टेन वगैरह डालना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं कि दूसरे दिन हम डालते हैं। इन बिटवीन क्या होता है कि उस व्यक्ति को अचानक दर्द होता है और ऑफ हो जाता है, तो ऐसा डॉक्टर को जब पता है कि हम स्टेन डालना है, तो ये विलम्ब क्यों करते हैं? फिर इसके बीच में ऐसी देरी क्यों होती है? नहीं, हार्ट अटैक के जो ट्रीटमेंट है हम उसको पामी कहते हैं। पामी मतलब डायरेक्ट एंजियोप्लास्टी। ओके। अटैक आया है, आपको दिख रहा है, तो 1 घंटे के अंदर उसका आर्टरी ओपन होना चाहिए। उससे पेशेंट को भी रिलीफ मिलते हैं और हार्ट का मसल डैमेज नहीं होता है, वो इंटैक्ट रह जाता है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज ऑलवेज एंजियोप्लास्टी विद इन 1 आवर। अच्छा। ये तो सबको मालूम है, कार्डियोलॉजिस्ट को भी मालूम है। रुकने के कारण थोड़े अलग होते हैं कभी कभी, बट कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट रुकेगा नहीं। अच्छा। उसी टाइम जो पेशेंट स्टेबल है, मतलब एंजियो हार्ट अटैक नहीं आया है, अच्छा। चल के गए डॉक्टर के पास, कुछ ट्रेडमिल किया है और स्ट्रेस पॉजिटिव है, करना है, तो अच्छा। उनको टाइम दिया जाता है, कभी अच्छा, आयो परसों ओके। आयो। तो वो जो रात को होगा वो प्योर बैड लक है। ओके। रुकना नहीं चाहिए। मतलब अगर पेशेंट स्टेबल, एक हार्ट अटैक नहीं आया है तो डेट ठीक देके है। कर सकते हैं। ओके, ओके। स्टेबल पेशेंट, ओके। क्रॉनिक पेशेंट, अक्यूट हार्ट अटैक को रुकना नहीं चाहिए और कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट रुकते नहीं है। सर, एक बात पूछता हूँ, अभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमने कोविड के बीच में हमने जो वैक्सीन ली थी उसकी वजह से अटैक आ गया। अभी एक बहुत बड़े सिंगर थे और वो सिंगिंग कर रहे थे, अचानक उनको अनईजी लगा और उसके बाद में तुरंत उनकी एक 15-20 मिनट में डेथ हो गई। एक पुणे की एक व्यक्ति थी और वो डांसर थी, मंच के ऊपर डांस कर रही है, डांस करते 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 उसकी डेथ हो गई। सर, ये हाउ इज़ पॉसिबल? ये क्यों और कैसे होता है? यहाँ पे मैं हार्ट अटैक, तो इसको हार्ट अटैक कहते हैं या? अच्छा, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, अच्छा, इसमें हम दोनों को भिन्न रखेंगे। ओके। हार्ट कार्डियक अरेस्ट मतलब वो हार्ट स्टॉप हो गया। हार्ट फेल उसको कहते हैं, यही? नहीं। अच्छा, हार्ट फेल अलग है। फेल अलग है। तो मैंने पहले जिक्र किया था कि वो हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। हाँ। एक बैटरी है और करंट मूव होता है। अच्छा। अगर उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया तो हार्ट रेगुलर जो चल रहा है वो छोड़ के एकदम 300 के ऊपर चलने लगेगा। अच्छा। और बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अच्छा। और ये जो आप कह रहे हैं कि सिंगिंग करते समय हुआ या नवरात्रि में कोई बच्चा डांस कर रहा था, वो गिर गया जी, ये सब यंग लोगों के आजकल जो हो रहे हैं वो हार्ट कार्डियक अरेस्ट हैं। अच्छा। इनमें से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक नहीं रहता है। इसके लिए वो डिफरेंशिएट होना चाहिए। जी। यूजुअली हार्ट अटैक वार्निंग देते हैं, कुछ दर्द है, कुछ थकान है, जी, हॉस्पिटल में जाएंगे, टाइम मिलेगा। जी। बट जो सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, SCD या सडन कार्डियक अरेस्ट, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेलियर रहता है। अच्छा। और इसके लिए हम सबको जो कहते हैं ना CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ओके। मतलब कोई कोलैप्स हो गया तो उसको क्या करना चाहिए वो हम सबको मालूम चाहिए। डॉक्टर्स को चाहिए नहीं, ऐसा नहीं। इसको बोलते हैं कि बाय स्टैंडर्ड CPR। अच्छा। मतलब जो बाजू में लोग खड़े उनको मालूम चाहिए, उनको पता होना चाहिए। वही CPR मतलब वही हम हार्ट के ऊपर जैसे चेस्ट के ऊपर। ओके। और अगर पॉसिबल है तो शॉक देना उनको। अच्छा। ये शॉक की मशीन्स भी रहते हैं अलग। तो ये बड़ा अभियान हमारा चल रहा है पूरा देश में। ओके। और कई सारे सेलिब्रिटीज हमें ज्वाइन हुए हैं, वो हमें बाइट्स देते हैं कि CPR क्या है, कैसे है। और हम लोग पूरा भारत भर हम लोग ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं जी। और स्कूलों में, कॉलेजों में हम करिकुलम में CPR ला रहे हैं। ओके, गुड। तो हर स्टूडेंट जो पास होके जाए, किसी भी स्पेशलिटी का हो जी, उसे CPR मालूम, CPR पता होना चाहिए। कई बार देखते हैं सर, हम फ्लाइट में बैठते हैं और वहाँ पर अटैक आ जाता है तो कोई डॉक्टर है तो उसकी जान बच जाती है, अदरवाइज बहुत हालत बेकार है। डॉक्टर साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने तो कई बार कई सारे ऑपरेशन किए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन फेलियर हो जाता है, हम उसको ऑपरेशन फेलियर बोलें या फिर वो ऊपर वाले की मर्जी। तो सर, ये आप किस तरह से हैंडल करते हैं उस वक्त
क्योंकि देखो आज सामने आपके पेशेंट है, पता नहीं अभी वो मतलब अभी तो उसकी डेथ हो गई है, लेकिन बाहर जो बैठा है उसके माता पिता है या उसके बेटे होंगे, उसके रिश्तेदार हैं, तो उनके ऊपर एक अलग से गुजरती है यार, पता नहीं है डॉक्टर साहब की वजह से गलती से हो गया। ऐसा कई बार कभी फेस किया सर आपने? होता ही है, जरूर होता है। और जो सबसे बेस्ट डॉक्टर दुनिया के हैं उनके भी ऐसे केसेस होते ही हैं। डॉक्टर लोग हम उसको स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखते हैं कि हमें मालूम है कि एक एंजियोप्लास्टी करना मतलब 1% रिस्क रहेगा, डेथ हो सकती है उसमें, तो 1% रिस्क है, लेकिन वो जो पेशेंट आपके सामने है वो 1% में है या 99 में, अच्छा, वो कोई बता नहीं सकता, वो उसके बारे में अनिश्चितता रहती है। जी। तो इसके लिए जो पहले हम काउंसलिंग करते हैं अंदर जाने के पहले, या फिर हमारे क्लिनिक में कि ऐसा रहता है, प्रोसीजर रहता है, और हर मेडिकल प्रोसीजर में एक रिस्क है। जैसे एक टॉन्सिल का ऑपरेशन है, उसका रिस्क है, एक पेनिसिलिन का इंजेक्शन है, उसका रिस्क है। वैसे ही अगर ये हार्ट का ट्रीटमेंट है तो उसका रिस्क तो रहेगा। और रिस्क दोनों तरीके से हो सकता है, या पेशेंट की बीमारी अलग है इसके लिए, या फिर डॉक्टर की गलती हो गई इसके लिए। अच्छा, ओके। और क्यों गलती होगी वो भी बताना मुश्किल रहता है। उस समय कुछ हो जाता है, हाथ के कुछ अलग हो जाता है, कोई ड्रग दिया जाता है, बट हम लोग उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन रिलेटिव्स नहीं देख सकते, ये बात तो वो पूरा हम ट्रेंड रहते हैं कि कुछ भी हो आप रात को भी फ़ोन आता है कभी हो तो उसके बारे में सोच के हम लोग फिर सो जा सकते हैं। ऐसा हमारा ट्रेनिंग ही रहता है कि स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन, ये डॉक्टर से सीखना चाहिए। अच्छा, कि कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में अभी कुछ गया, डेथ हो गया, घर जाके घर में बर्थडे पार्टी चल रही है, तो ये स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन डॉक्टर्स को बहुत ही करना पड़ता है, और हम उसको धीरे धीरे ट्रेन हो जाते हैं, और हमारी ट्रेनिंग भी वैसी रहती है। लेकिन जो रिलेटिव्स हैं उनको कन्विंस करना या फिर कम्युनिकेट करना, ये डॉक्टर को खुद को सीखना पड़ा। वो सुबह बैठ के हम बातें करते हैं, हम लोग बोलते काउंसिल करते समय क्या शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, सब हम सोचते हैं। ये कितना मुश्किल होता है सर? मान लो कि अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर आदमी आया है और आपने ऑपरेशन उसका सही किया, लेकिन सडनली डेथ हो गई, लेकिन जब बाहर जाके जब बोलते हैं ना, तो वो जो एक मतलब 2-4 सेकंड का जो पल होता है वो बहुत दर्दनाक होता है, और उसको किस तरह से बोला जाएगा, मतलब बहुत अजीब होता है। दर्दनाक रहता ही है, मुश्किल रहता है, बहुत मुश्किल करना, और उनका रिएक्शन का क्या होगा वो बताना तो बहुत ही मुश्किल रहता है। तो हम देखते हैं आजकल लोग मारने पीटने उठते हैं, वायलेंस हो जाता है, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं उनको भी बहुत खराब लगता ही है। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ, मैं या बताते समय ऐसे कहता हूँ कि आपको जितना इसके बारे में बुरा लग रहा है उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो मेरे हाथ से हुआ है, मेरा जिम्मेवारी वो था, और वो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका। एक अच्छा पेंटिंग हमने बना लिया और उसके सडनली उसके ऊपर पानी फेर गया, तो ये टाइप का वो है, और आपके दुख में मैं शरीक हूँ। ये सब होने, ये बस सब बोलने के बाद अगर वो कन्विंस होते हैं तो हो जाते, नहीं तो नहीं होते कभी कभी। जी सर, मान लो कि अभी एक नॉर्मल पेशेंट और एक वीआईपी पेशेंट, मान लो कोई वीआईपी पेशेंट अगर आ जाता है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं आप? हमारे लिए पेशेंट रहता है, या फिर अलग ये कहूँ कि एक पेशेंट हमेशा वीआईपी ही रहता है, और ये आदमी है वो पेशेंट बन के वो खुद वीआईपी है बाहर से, तो ये हमारे लिए ट्रीटमेंट वाइज एवरीथिंग इज सेम। और हम लोग डॉक्टर हमेशा एक दूसरे में कहते रहते हैं कि आपका प्रोटोकॉल बदलो मत। अच्छा, जो आप 100 पेशेंट को करेंगे वही वीआईपी लोगों को करो। ओके, मतलब जो आप यूज टू हैं, आपका जो ट्रम्प कार्ड है वो हमेशा यूज करते रहो। वीआईपी इसके लिए कुछ अलग से ट्राई किया, वो करने से आपकी गलती होगी। तो वो एक हमारा ट्रेनिंग रहता है। और बहुत सारे वीआईपी एक्चुअली पहुंचे हुए लोग रहते हैं, वो हमें एम्पावर करते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती थी हमारे पास आने के बाद, वो मुझे कहे कि डॉक्टर साहब मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन ये फील्ड में आप बड़े हो। यस, तो मैं आपके पास पेशेंट बन के आप जो भी है वो करना करो जी, मैं आपको शरण जाता हूँ। अच्छा, तो ये ऐसा करने से हमको एक शक्ति मिलती है। और ये जो बड़े लोग रहते हैं दे आर वैसा ही, जो हाफ बेक्ड रहते हैं ना वही फिर मस्ती करते हैं। जी सर, कभी ऐसा हुआ है कि मान लो कि कोई पेशेंट आपके पास आया है
तो उसने क्लियर बोल दिया कि अभी पता नहीं मैं डॉक्टर साहब मैं जीऊँगा या मर जाऊँगा, लेकिन अगर मान लो कि मेरी डेथ अगर हो जाती है तो मेरे परिवार को आप इस तरह से मेरी आखिरी इच्छा थी ये बोल दीजिए। ऐसा कभी हुआ है? हुआ है, जरूर हुआ है। जी। और तभी हम क्या करते हैं कि सबको इकट्ठा लाते हैं, रिलेटिव्स भी इकट्ठा बैठ के हम बातें करेंगे जी। और थोड़ा लाइट करने का कोशिश करेंगे। जी। जो है वो एक फाइनली वो एक स्टैटिस्टिक्स रहता है, वो एक प्रोबेबिलिटी रहती है। जी। जैसे मान लो हम लोग यहाँ से बम्बई जा रहे हैं, हाँ। हमारी कार बहुत अच्छी है, गियर्स अच्छे हैं, ब्रेक्स अच्छे हैं, ड्राइवर अच्छे हैं, सब अच्छा है, लेकिन अपोजिट साइड से कोई क्रॉस करके आके आपको ठोक सकते हैं। वैसे ही ये रहता है हर एक मेडिकल हिस्ट्री में भी। तो उनको ये एक्सप्लेन करना कि एक्सीडेंट क्या है और नेग्लिजेंस क्या है, कि डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से ये नहीं होना चाहिए, और एक्सीडेंट होता है तो उसको संभाल लेना चाहिए। सर अभी एआई आ गया है, तो एआई जो है अभी कार्डियोलॉजिस्ट में क्या असर करता है? ये बहुत बड़ा असर होने वाला है, धीरे धीरे शुरू हो गया है उसका। अच्छा। जहाँ भी इमेजेस हैं, हाँ, मतलब जैसे हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, एक्सरे है, कार्डियक एमआरआई, जहाँ भी इमेज है तो एआई इमेज वाली पूरी चेंज करने देना, क्योंकि एआई को इतनी सारी इमेजेस मालूम रहते हैं कि जो एक डॉक्टर को नहीं मालूम रहता जी। सो एआई का डायग्नोसिस हमेशा इमेज के बारे में सही आएगा जी, और वो इमेज वाले डॉक्टर्स को पीछे ढकेल देगा। अच्छा। बाकी एआई के बहुत अच्छे फायदे भी है, एक्यूरेसी डेफिनेटली आ जाएगी, स्पीड डेफिनेटली आ जाएगी। अच्छा। यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई छोटा लैब में अलग रिपोर्ट आ रहे हो, बड़े लैब में अलग आ रहे हैं, तो एआई की वजह से यूनिफॉर्मिटी सब आ जाएगी जी। बट एआई के बारे में जितना सोचे उतना कम ही है, आगे क्या होगा बताना मुश्किल है, बट आई एम एक्साइटेड, डेफिनेटली पेशेंट्स के लिए तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा रहे। सर कभी ऐसा होगा कि आगे चलकर रोबोट जो है वो हार्ट की सर्जरी करेगा? आज होता है ऐसा कभी? अभी हो रहे हैं ना, हो रहा है ऐसा? हाँ, पुणे में है ऐसा? पुणे में यूरोलॉजी और दूसरे स्पेशलिटी में है। ओके। अभी तक हार्ट का रोबो नहीं आया है सर्जन। कहीं दुनिया में है ऐसा कहीं? नहीं, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, रोबोटिक सर्जरी होती है। अच्छा, तो इसका रेशो कितना है सर? ये मतलब बहुत छोटा, क्योंकि वो बहुत महंगा है अभी। अच्छा। इसके लिए वो यूज नहीं करते। और रोबोटिक सर्जरी सिंपल प्रिंसिपल है। सर इसका सक्सेस रेशो कितना है? बहुत ज्यादा है। क्या बात करते हैं? हाँ, क्योंकि ऐसा है कि रोबो के हाथ हिलते नहीं है जी। कितना भी उम्र हो, स्टेडी रहता है। यस 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 यस। और रोबो नॉन इमोशनल होता है। यस यस। तो सर्जन काउंसिल में बैठ के उनको रोबो को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये एरिया से ये एरिया है जी, इसमें 10 स्टिचेस डाल लो जी। तो रोबो ठप 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 एक साथ बिल्कुल सही स्टिचेस कर देते हैं, जो सर्जन को शायद टाइम लगेगा, एक जैसे नहीं आएंगे वगैरह। तो ये जो प्रिसीजन है हैंड्स का जी, वो रोबो के लिए अच्छा रहता है। और रोबो को बहुत कम जगह लगती है, सर्जन को शायद पूरा चेस्ट ओपन करके सर्जरी करना, रोबो अंदर से काम करता है। अच्छा। इसके लिए उसको कम छोटे छोटे होल में से रोबो का सर्जरी होता है। और हम सर्जन फ्रेंड्स को चिढ़ाने के लिए मैं थोड़ा ऐसा भी कहता हूँ उनको कि अच्छा है रोबो सर्जन रहा तो उसको सर पे पसीना तो नहीं आएगा। जी सर, ये इसकी कितनी कीमत होती है? मतलब ये मान लो कि अगर रोबो अगर सर्जरी करता है, रोबोट अगर सर्जरी करता है तो क्या खर्चा आता है इसमें? रोबो का ही चार्ज, और रोबो की कीमत ही 10 करोड़ है। 10 करोड़? हाँ, एक रोबो की। सो उसका जो यूज़ करेंगे हम, तो नॉर्मल सर्जरी को अगर समझो 5 लाख बाईपास को लगता है तो डेफिनेटली 15 लाख तक वो सर्जरी जाएगी। बाप रे। क्योंकि वो वसूल भी होना चाहिए ना। जी जी जी, सही बात है। 10 करोड़ काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है जी। सर अभी ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जो है, हमारे जो पाँव में भी एक हार्ट होता है ऐसा बोला जाता है, ऐसा सुना है मैंने। तो रनिंग करना, जो अभी स्पोर्ट्स करते हैं तो उनको भी तो हार्ट अटैक आता है। हाँ। तो सर इनका भी तो हार्ट तो एक्चुअली ये तो कितना अच्छा काम कर रहा होगा इनका, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं। ट्रू। वो जो अपना जो काफ मसल, हाँ काफ मसल, यस यस यस, तो उसमें एक सोलियस करके मसल रहता है, जो बड़ा मसल, जो हमारे काफ को जो गर्थ आता है वो सब सोलियस मसल की वजह से होता है। वो बड़ा मसल है हार्ट का।
और जब भी हम चलते हैं तो उसका इस्तेमाल होता है राइट। तो इट पुशेस ब्लड बैक टू द हार्ट। ओके। तो जैसे हार्ट यहाँ से पंप करके पूरे बॉडी को दे रहा जी। है तो वहां से ब्लड ऊपर आ रहा है, दैट्स व्हाई उसको हम कहते हैं कि वो एक हार्ट है। लेकिन वो एक्स्ट्रा हार्ट नहीं है, मतलब वो सिर्फ उसको एक कल्पना की। लेकिन अगर जो आदमी हमेशा रोज एक नियर अबाउट एक 5 किलोमीटर से चलता है या फिर दौड़ता है तो उसको उसकी मतलब जो संभावना कम होती है, डेफिनेटली कम होती है हार्ट अटैक की। यस, क्योंकि ये करने से आपका वेट सही रहता है, आपका ब्लड प्रेशर सही रहता है जी। आपका कोलेस्ट्रॉल शुगर वो अच्छा रहता है, आपका हार्ट के अंदर कोलेट्रल मतलब छोटे छोटे आर्टरीज डेवलप होने की संभावना एक्सरसाइज से बढ़ती है। ओके। तो जो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला पेशेंट है जी, उसको अगर हार्ट अटैक आया जी, तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है, मच बेटर ही बिहेव्स कंपेयर टू समबडी। तो आने की कम चांसेस कम हो जाते हैं जी, और आ गया तो भी उनसे बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जी, बिकॉज ऑफ ओवरऑल फिटनेस। और हम लोग सोलियस की बात करें तो आईटी लोगों के लिए एक अच्छा एक्सरसाइज है, सोलियस पुशअप कहते हैं। अच्छा, मतलब बैठे बैठे? हाँ, बैठे बैठे सिर्फ टोज रख के उसको जी, ओके, हम बैठे अभी थोड़ा करें, हील्स को ऊपर करें तो सोलियस पंप हो जाता है। ओके। तो जैसे ही याद आया जी तो करना 10-15 लिया, हाँ 10-15 टाइम कर दी। जी। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आपने एक बार बच्चन साहब पुणे में आए थे और आपने उनका अनाउंसमेंट किया था, ये सही है? हाँ बिल्कुल सही। ये बड़ा अच्छा मतलब वो समय होगा आपके लिए। एक्चुअली इट्स जैसे बोलते हैं लक मोमेंट ऑफ योर लाइफ, वही था। उनके साथ मिलना तो एक डिवाइन मोमेंट था मेरे लिए। उनका प्रोग्राम हुआ था हमारे एक फ्रेंड के 50th बर्थडे में जी। तो उस समय उन्होंने बच्चन रिसाइट्स बच्चन हरिवंश राय जी बाबूजी की कुछ कविताएं और 90 मिनट का प्रोग्राम था। क्या बात है। और वो पूरा प्रोग्राम तो खैर उनका क्वालिटी है, उससे कुछ देख, बट जो उन्होंने तैयारी की यहाँ के वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए था। मतलब उनका जो डिसिप्लिन था, जिस तरह वो बहुत पहले आए, जिस तरह तैयारी की, जिस तरह रिहर्सल किए और 90 मिनट्स प्रोग्राम के लिए सब तैयार करके वो अंदर जाके बैठे चेंज करके ग्रीन रूम में जी। और पूर्णिमा का रात थी जी, और ओपन एयर में चल रहा था, जैसे चंद्रमा ऊपर आ रहा था और सामने सर का वो 90 मिनट्स का शो। वेरी नाइस, अविस्मरणीय जी, अद्भुत है ये। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो हमारे दर्शक को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो युवा पीढ़ी है, मान लो कि 50-60 एज है और कुछ लोग जो है 70 अबव है, तो इन सब लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक प्रिंसिपल तो ये है कि फिजिकल हेल्थ ये टॉप प्रायोरिटी चाहिए। आप कहीं भी हो, कितने भी साल के हो, किसी भी प्रोफेशन में हो या फिर बुजुर्ग हो, आपका अगर अच्छा सेहत है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपका टॉप प्रायोरिटी हमेशा फिजिकल हेल्थ के लिए चाहिए। इसके लिए जो कॉमन सेंस है, थोड़ा डाइट करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, लोगों के साथ बैठिए, गपशप करिए, कुछ आपको एडिक्शंस नहीं चाहिए, ये सब आपको मालूम है, बट ये इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपके लाइफ में आ गई तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है। और वो होने के बाद में ही रहता है कि चेकअप्स, अभी चेकअप इतने अच्छे हो चुके हैं कि आपको बहुत पहले ही पता चल जाता है कि ब्लॉक्स हुए हैं नहीं हैं। सिटी एंजियोग्राफी जैसा नया मशीन आया है, सिटी एंजियोग्राफी। इससे क्या होता है? ब्लॉकेजेस दिख जाते हैं, पता चलता है बहुत, बिल्कुल। इसका 20% हुआ तो भी दिख जाता है पहले। तो सर इसको कितना समय लगता है? 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। और कितना चार्ज लेते हैं? मतलब 17-18 हज़ार। अच्छा, समझो अगर कोई 40 इयर्स हो गया, 50 इयर्स हो गया, एक बार करना चाहिए। हाँ, तो फिर बर्थडे में खर्चा करने से अच्छा है कि सिटी एंजियो करा लो। यस। अगर वो अच्छा है तो 4-5 साल के बाद फिर कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत जल्दी पता चल जाता है और फिर आप प्रिवेंशन उसमें अच्छे कर सकते हैं। यस। हार्ट अटैक आने तक रुकना जरूरी नहीं पड़ता। अच्छा, ओके। तो मेरे ख्याल से ये सब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं और शॉर्टकट डिसिप्लिन को नहीं है। डिसिप्लिन तो चाहिए, यस। सर, एक सवाल पूछना चाहते हैं हम आपको, अटैक जो है वो महिलाओं में ज़्यादा आता है या पुरुषों में? आप ऐसा पूछ रहे हैं कि महिलाओं में हार्ट होता है कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं, हार्ट तो होता है जी। नहीं, एक्चुअली महिलाओं में जब भी उनका मेनोपॉज नहीं हुआ है, जब तक वो
हार्मोन्स उनमें है ईस्ट्रोजन, तब तक हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम है। बहुत कम है। तो ईस्ट्रोजन उनको नेचुरल प्रोटेक्शन देता है हार्ट अटैक को। ओके। लेकिन एक बार उनका रजोनिवृत्ति हो गया, मेनोपॉज हो गया, उसके बाद में हार्मोन्स कम हो गया, तो उनको भी चांसेस पुरुषों जितने ही रहते हैं। अच्छा। और एक पिक्यूलियर बात ऐसी है कि जो महिलाएं मेनोपॉज नहीं हुआ है, अभी यंग है, लेकिन स्मोक करती हैं या टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, उनका खतरा पुरुषों से ज़्यादा है। तो सर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए आफ्टर 50, जो मतलब मोनोपॉज खत्म हो गया है, उसके बाद अगर कोई महिला है तो उन्होंने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सेम, आई थिंक डाइट, एक्सरसाइज, चेकअप्स और अच्छा मित्र परिवार। अच्छा सर, एक सवाल पूछूंगा मैं आपको कि जीवन में अटैक ना आने के लिए दोस्ती करना जरूरी है? बिल्कुल। हाँ, ये कितने मायने रखता है? बहुत मायने रहता है। मतलब एक बहुत बड़ा स्टडी है, साइंटिफिक है ये, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है या मैंने सुना है ऐसा नहीं है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये स्टडी 75 साल तक वो स्टडी किया था। अच्छा। 4 रिसर्च टीम्स चेंज हो चुकी है, मर गए लोग और नया टीम आ गया। जी। और एट द एंड ऑफ 75 ईयर्स उन्होंने 10 पॉइंट्स निकाले कि अच्छी सेहत के लिए, अच्छे लंबे लाइफ के लिए क्या जरूरी है। उसमें टॉप में है सोशल कनेक्ट, ओके। उसमें सेकंड में इमोशनल कनेक्ट, मतलब जो आपका फैमिली और फ्रेंड्स है, और फिर बाद में है टोबैको, क्लीन एयर, ये वो सब नीचे आते हैं। बट उतना इसका इम्पोर्टेंस है, और हमें ऐसा लगता है क्या चीज़ें बोल रहे हैं डॉक्टर रह के, क्या बात करते हैं, क्यों साइंटिफिक चीज़ नहीं है। बट नहीं है, ये साइंटिफिक चीज़ है कि उससे जो आपकी माइंड की सेहत हो जाती है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है। जी। सो सोशल कनेक्ट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ओके, मतलब हर आदमी के लिए दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, सोशल होना ज़रूरी है। जब भी आपको कुछ मन आपका मतलब भर जाए, अरे यार ये बातें बोल देनी चाहिए। जो भी दोस्त हो, कोई भी आपका मतलब बहुत पुराना दोस्त हो, नज़दीक का दोस्त हो, या फिर ऐसे कुछ आपके परिवार में बोलो, या फिर आपके जहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो ऐसे लोगों के सामने आप दिल खोल दो। इमोशनल कोर ग्रुप में फैमिली एंड फ्रेंड्स, अगर आप वहाँ दिल खोल देंगे तो यहाँ दिल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एम आई राइट? बिल्कुल। जी। डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपको, आपके जीवन में इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास, तो ऐसा कोई वाकया है जो हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा या फिर आपको याद रहेगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे ऐसा कुछ? वैसे तो कई सारे हैं जी। तो अभी मैं सोच के आपको बताऊं तो एक शायद मेडिकल है और एक नॉन मेडिकल है। ओके। तो नॉन मेडिकल से शुरू कर देता हूँ। जी। मैं जब कॉलेज में था तो बास्केटबॉल खेलता था। हाँ जी। और उस समय बच्चन जी का दौर जस्ट शुरू हुआ था, दीवार रिलीज हुई थी और वो एकदम सुपरस्टारडम की तरफ बढ़ रहे थे। और मुझे बहुत लोग कहते कि आप बहुत रिजेंबल करते हो, अमिताभ बच्चन से रिजेंबल करते हो। तो बास्केटबॉल खेलते समय जो बच्चे बैठे रहते हैं, हमेशा चेयरिंग करते समय कम ऑन बच्चन ऐसा कहते थे। तो मैं फुले नहीं समाता था, लेकिन एक संस्कारी बच्चा होने की वजह से मैं लोग नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा, अवॉइड करूंगा जी। तो फाइनली एक दिन मेरा वो बांध टूट गया और मैं उनकी तरफ देख लिया, बच्चन बोल लिया। तो उन्होंने बोला, ए तेरे को कौन बुला, तेरे सामने देख। तो उस समय मुझे लगा कि और पैर जमी पे रखो, अपना अपना काम करते रहो। वो तो अलग बात है। आपको मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है कि यू आर सच गुड रिजेम्बलेंस, और जो कैरी करते हैं आप उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स उसके बारे में। दूसरा मेरा वाकया है वो मेडिकल है। 3 साल की एक बच्ची ऑलमोस्ट डेड सिचुएशन में लाई जी। ओके। उतना हार्ट छोटा था कि उसको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना भी मुश्किल था। तो एक मेरा थंब से उसको मैं हार्ट स्टार्ट किया और जो हो गया थंब ऐसा कॉम्प्रेशन देने के बाद जी। फिर उसके बाद वो उसका हार्ट वीक रहा, तो स्कूल में जाती रही, आती रही, चेकअप करती रही। फिर 15-16 साल के बाद उसको और एक पेसमेकर बिठाया गया। अच्छा। और एक बहुत ही मॉडेस्ट फैमिली से आए हुए लोग थे, बट अपनी बच्ची के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो फाइनली उनके 26 उम्र में उन हार्ट का ट्रांसप्लांट उनमें हो गया। अच्छा। अभी वो ऑलमोस्ट 30-45 उम्र की है। okay. शी इज ओके एंड शी इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। मतलब ये ऐसा लगता है कि नेवर गिव अप, देयर इज होप एंड नेचर विल आपको, कुदरत आपको मदद करेगी आप अगर सच्चे दिल से कुछ करेंगे तो। बिल्कुल सही है। सर एक बात पूछता हूँ आपको, आपने जो दाढ़ी बढ़ाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे कंपटीशन दे रहे हैं? नहीं, आपको कौन कंपटीशन दे सकता है, लेकिन उसका भी एक यह है कि
जब भी मेरी दाढ़ी नहीं जी, थी जी, तभी जी। एक नाना पाटेकर साहब के जी। साथ मेरा एक प्रोग्राम हुआ था। जी, तो मैं एंकर था और उन्होंने कुछ पोएम्स वगैरह। जी। तो एक बार आए, आपको मालूम है कैसी बातें जी, करते जी, हैं वो, बिल्कुल, सामने बिल्कुल। आए कि आपका चेहरा कितना बोरिंग है। अरे बाप रे! तो इतना लंबा चेहरा है, उसको ब्रेक करो, हुँ, यहाँ से ये करो, तभी आपका चेहरा में थोड़ी सिमेट्री आई। अच्छा। तो मैं कहा वो माहिर लोग हैं, उनको ज़्यादा समझता है। जी। तब से मैंने बढ़ा दिया, ओके। फिर उसको छोड़ नहीं सका। अरे क्या बात है! लेकिन सर यू आर लुकिंग नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस। और सर बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत बधाई आपको। और देवी और सज्जनों, आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा हमें बताइए, हमें कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और देवी और सज्जनों, जब भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके नज़दीक के जो डॉक्टर हैं, आप उनका नंबर या उनका जो ओपीडी है जहाँ पे आप हॉस्पिटल हैं, तो याद रखिए, अपने परिवार को बोल के रखिए कि अगर हमें ऐसी अगर दिक्कत आती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए और आपका ट्रीटमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।